चलो हम डिस्कस कर रहे हैं बेटा, हमने फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर तक पढ़ लिया है। हावर्थ प्रोजेक्शन ऑफ फ्रक्टोज कैसे बनाते हैं, फिशर प्रोजेक्शन ऑफ फ्रक्टोज कैसे बनाते हैं। आप बोलोगे सर फिशर प्रोजेक्शन कौन सी, हावर्थ प्रोजेक्शन कौन सी? बेटे जो हम लाइंस में बनाते हैं ना वो फिशर प्रोजेक्शन होती है, जो साइकिल में बनाते हैं वो कौन सी होती है, हावर्थ। आज उसको थोड़ा और क्लियर कर दूंगा मैं, ठीक। पर एक क्वेश्चन आ जाता था, क्वेश्चन क्या आता था कि हमने ये पढ़ा कि जो हमारा फ्रक्टोस है वो कीटोस है ना, येट इट रिड्यूसेस फेलिंग सॉल्यूशन, व्हाई? तो क्वेश्चन आता है, ये पेपर में बहुत बार पूछा गया, फ्रक्टोस इज अ कीटोस, फ्रक्टोस इज द कीटोस yet reduces failing solution, जबकि आपको अच्छे से पता है कि फेलिंग सॉल्यूशन वाज द टेस्ट बिटवीन एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। एल्डिहाइड ये टेस्ट देते, कीटोन्स ये टेस्ट नहीं देते। अब फ्रक्टोस एक कीटोस है फिर भी ये टेस्ट देता है। तो थोड़ा फ्रक्टोस का स्ट्रक्चर देख लें। फ्रक्टोस का कैसा स्ट्रक्चर था बेटा, हमारे को फटाफट से याद करो, कौन सा स्ट्रक्चर था फ्रक्टोस का? क्या ऐसा था, CH2OH, यहां पे C डबल बॉन्ड O, अब राइट वाला चला गया, कौन सा रह गया, लेफ्ट राइट राइट, ये रह गया बेटा जी हमारे पास। और यहां पर H, और यहां पर भी H, यहां पर H, और यहां पे CH2OH। ठीक है बच्चे, क्लियर? अब हम जो पढ़ना चाह रहे हैं, हम पढ़ना चाह रहे हैं कि कीटोज होने के बावजूद भी, हमने साइक्लिक स्ट्रक्चर तो बना लिया था, पर कीटोज होने के बावजूद भी ये हमारे पास ऐसा क्यों है कि ये हमारे को टेस्ट देता है, कौन सा, फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट। बेटे उसके लिए थोड़ा सा अगर मैं ऐसा करूं कि इस पार्ट को अगर मैं ऐसे लिख दूं, CHHOH, बोलो चलेगा? CH2OH ही है। अब प्यारे बच्चों यहां देखो, ये वाला जो कार्बन है, दिस कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, और मोर ओवर इस कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। बेटे अगर कभी भी पार्शियल पॉजिटिव डबल बॉन्डेड कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होता है तो उसका अगला कार्बन क्या कहलाएगा, अल्फा कार्बन। उसके जुड़े हुए हाइड्रोजन को क्या बोलेंगे, अल्फा हाइड्रोजन। जब भी अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है 2 कार्बोनाइल, ये इनोलाइजेशन देता है कि नहीं, इसमें टॉटोमरिज्म होता है कि नहीं। अब टॉटोमरिज्म कैसे शो करेंगे इसमें बेटा, फटाफट से देखो, इनोलाइजेशन कैसे करेंगे बेटे, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जाएंगे यहां पर, है ना जी, यहां के इलेक्ट्रॉन जाएंगे यहां पर, है जी। तो ये वाला जो H है, ये वाला H जिसने इलेक्ट्रॉन दिए, वो कहां जाएगा बेटा, वो इस ऑक्सीजन पे जुड़ जाएगा कि नहीं। तो ये हो गया आपके पास इनोलाइजेशन, क्या हो गई, इनोलाइजेशन। अब इनोलाइजेशन हुई, प्लीज सारे बच्चे सिर्फ इधर ध्यान देंगे, लिखना बाद में, पहले समझ लो। हमारे पास यहां पे रह गया CHOH डबल बॉन्ड C, इसके साथ भी क्या हो गया, OH, और बेटे नीचे हमारे पास एज इट इज रहेगा, नीचे तो कोई चेंज नहीं आया, HOH OHH। ठीक है जी, ये 1 2 3 कार्बन बनाने हमने, यहां पे OHH और यहां CH2OH। बोलो क्लियर? बेटा ध्यान से देखोगे तो आप ये पाओगे कि यहां इनोल तो है। अब बेटा इनोल इस साइड भी है और इनोल इस साइड भी है, दोनों साइड है, तो टॉटोमरिज्म तो होते ही रहना है। क्योंकि अगर मैंने कोई मीडियम डाला, जैसे बेसिक मीडियम, हमें पता है टोलेंस रिएजेंट कैसा होता है, बेसिक, फेलिंग सॉल्यूशन कैसा होता है, बेसिक, तो बेस तो डाला, बेस डाला तो ऐसे इनोलाइजेशन हुई, और बेस में बेटा टॉटोमरिज्म होता रहता है। तो टॉटोमरिज्म 2 जगह से हो सकता है, ध्यान देना इधर प्लीज। ऐसा भी तो हो सकता है यहां वाले इलेक्ट्रॉन जो है वो टॉटोमरिज्म में पार्टिसिपेट करे। कैसे लिखना भाई, बाद में, पहले समझ लो, यहां के इलेक्ट्रॉन यहां जाए और यहां के इलेक्ट्रॉन्स यहां जाए, तो ये वाला H जो है वो यहां लग जाएगा कि नहीं, ये वाला H यहां लग जाएगा कि नहीं। तो हमारे पास
यहां पे क्या बन सकता है बेटे, ध्यान दो ऊपर, अगर ये वाला H चला गया तो क्या ऊपर क्या रह गया, CHO रह गया कि नहीं रह गया। उसके बाद हमारे पास ये वाला H यहां जुड़ गया तो ये C और यहां पे क्या आ जाएगा OH और यहां क्या आ जाएगा H, और बाकी एज सच रह जाएगा कि नहीं, OH H और यहां पे भी OH H, यहां पे भी OH H और यहां CH2OH। बेटे ये क्या है हमारे पास, सोचो ये क्या है बेटा, क्या ये ग्लूकोज नहीं बना, इज दिस नॉट ग्लूकोज। तो जब इसकी टॉटोमेरिज्म हुई, टॉटोमेरिज्म जब इसमें हुआ तो बेटे यहां पे ग्लूकोज भी बना। दूसरी बात बेटा जी, ये वाला कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, बेटा मैंने बोला बनाओ बाद में, पहले समझ लो यार, ये वाला कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, तो इस पे इस H का अटैक कहीं से भी, उसके आगे से भी पीछे से भी, अगर ये OH राइट पे हो सकता है, लेफ्ट पे भी तो हो सकता है, अगर H इसके बैक साइड से अटैक किया हो तो लेफ्ट पे भी तो हो सकता है। तो इसमें टॉटोमेरिज्म के बाद एक और स्ट्रक्चर भी बन सकता है, आफ्टर टॉटोमेरिज्म इसमें एक और स्ट्रक्चर भी बन सकता है। कैसा, ऊपर तो CHO रह जाए, यही वाला H पार्टिसिपेट कर रहा है, यहां पे सिंगल बॉन्ड OH लेफ्ट पे आ जाए और ये यहां आ जाए, बाकी एज इट इज रह जाए जैसा पहले था, H OH OH H OH H और यहां CH2OH। बोलो प्यारे बच्चों बात समझ में आई, हाँ जी। अब आप अगर ध्यान से देखोगे बेटे, ये तो था, इसका OH कैसा हुआ, राइट लेफ्ट राइट राइट, यही हुआ है ना बेटा, राइट लेफ्ट राइट राइट, और इसमें क्या हुआ, लेफ्ट लेफ्ट राइट राइट। ये ग्लूकोज का ये क्या हो गया, एपीमर, क्या हो गया एपीमर। एनोमर क्या होता है, अगर फर्स्ट कार्बन के अराउंड कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो तो क्या बोलते हैं एनोमर, फर्स्ट के अलावा किसी और कार्बन पे हो तो क्या बोलते हैं एपीमर। ये इसका एपीमर बना जिसका नाम है मेनोस, क्या नाम है मेनोस। बेटा अभी ध्यान से सुनते रहना प्लीज, नोट मत करना, पहले सुन लो ठीक। तो अगर हमने अगर हमने फ्रक्टोज को बेसिक मीडियम में डाला, उसमें इनोलाइजेशन होगी, इनोलाइजेशन होकर के जब वो टॉटोमराइज करेगा तो उसमें ग्लूकोज भी बनेगा मेनोस भी बनेगा। पर प्यारे बच्चों हमारे पास ये हाइड्रोजन भी तो, ये वाला ऑक्सीजन भी तो पार्टिसिपेट कर सकता था ठीक। अब अगर मान लो इसने इलेक्ट्रॉन, मैं थोड़े दूसरे रंग से दिखा देता हूं ताकि अब कंफ्यूजन ना रहे, इसके इलेक्ट्रॉन यहां गए होते और इसके इलेक्ट्रॉन यहां आए होते तो ये वाला H यहां आया होता कि नहीं, ये वाला H यहां आया होता कि नहीं। तो ऐसे केस में अगर टॉटोमेरिज्म हो जाता ठीक, तो स्ट्रक्चर कैसा बनता, ध्यान देना, ये एज इट इज रह जाता, ये वाला H उठ के यहां आता, ऊपर क्या रह जाता CH2OH, यहां पे डबल बॉन्ड आ गया कि नहीं, C डबल बॉन्ड O, नीचे हमारे पास क्या रह गया HOH OHH और यहां पे भी OHH और यहां पे CH2OH। बोलो क्लियर बच्चों, ये क्या है, क्या ये सेम नहीं है, क्या ये फ्रक्टोस नहीं है, ये फ्रक्टोस है। तो होता क्या है कि फ्रक्टोस इज द कीटोस, डेफिनेटली कीटोस है, लेकिन जब उसको बेसिक मीडियम में डालते हैं तो उससे इनोलाइजेशन हो जाती है, इनोलाइजेशन हो करके इट गिव्स एन इक्विलिब्रियम मिक्सचर ऑफ ग्लूकोज मेनोस एंड फ्रक्टोस। इसका एक रेजिनस सा मास बन जाता है, रेजिन की तरह का मास बन जाता है ठीक। तो इसकी वजह से अब फ्रक्टोस में अगर बेस डालोगे तो उसमें यह भी पाया जाएगा, यह भी पाया जाएगा, यह भी पाया जाएगा। ये भले ही फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट ना दे, ये तो देगा कि नहीं, ग्लूकोज तो देगा ना, मेनोस तो देगा ना। तो इसलिए हमारे पास फ्रक्टोस कीटोस है, लेकिन टोलेंस रिएजेंट या फेलिंग सॉल्यूशन कैसा होता है बेसिक। बेसिक मीडियम में फ्रक्टोस में क्या हो जाती है इनोलाइजेशन, क्या हो जाती है इनोलाइजेशन। इनोलाइजेशन की वजह से टॉटोमेरिज्म होने से वी हैव एन इक्विलिब्रियम मिक्सचर फॉर्म्ड ऑफ ग्लूकोज मेनोस एंड फ्रक्टोस, इनका इक्विलिब्रियम मिक्सचर बन जाता है। अब
कभी भी अगर हम पहले ग्लूकोज ले लें, चाहे फ्रक्टोस ले लें, चाहे मैनोस ले लें, अगर उसको फेलिंग सॉल्यूशन में डालेंगे तो बेस आएगा। बेस आएगा तो ये तीनों चीजें मिलेंगी, चाहे शुरुआत में आपने ग्लूकोज लिया हो, चाहे शुरुआत में आपने मैनोज लिया हो, चाहे शुरुआत में आपने फ्रक्टोस लिया हो, तो उसमें ये दो पार्ट जो होंगे वो तो फेलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस करेंगे ही करेंगे। तो इसलिए फ्रक्टोस भले ही कीटोस है, लेकिन बेसिक मीडियम में टॉटोमेरिज्म के चलते ये इक्विलिब्रियम मिक्सचर बना देता है विद ग्लूकोज एंड मैनोस, और इस वजह से ग्लूकोज और मैनोस फेलिंग सॉल्यूशन को क्या कर देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं। तो फ्रक्टोस का जो सॉल्यूशन होता है वो भी फेलिंग सॉल्यूशन को क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है। हालांकि वो कीटोज होता है, पर इक्विलिब्रियम मिक्सचर किसका बना, ग्लूकोज और मैनोस के साथ, जो कि फेलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस कर देते हैं। इसलिए फ्रक्टोस फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट दे देता है। बोलो क्लियर हो गया। इस रिएक्शन का बहुत छोटा सा एक नाम है, ठीक, नाम बहुत छोटा सा है, व्हेन, इसको बोलते हैं लॉबरे डी ब्राउन वेन एंकनस्टीन रीअरेंजमेंट। क्या बोलते हैं, छोटा सा ही है, लॉबरी डी ब्राउन वेन एंकनस्टीन, लॉबरे डी ब्राउन वेन एंकनस्टीन रीअरेंजमेंट। तो कल को अगर ये क्वेश्चन पेपर में आता है तो आप क्या लिखेंगे कि कीटोस, फ्रक्टोस इज अ कीटोस येट गिव्स फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट और गेट रिड्यूसेस फेलिंग सॉल्यूशन। बोलोगे फेलिंग सॉल्यूशन एक बेसिक सॉल्यूशन होता है, और बेसिक सॉल्यूशन में इसमें लॉबरे डी ब्राउन वेन एंकनस्टीन रीअरेंजमेंट हो जाती है, जिससे इनोलाइजेशन होने की वजह से we get an equilibrium mixture of glucose, mannose and fructose in the basic solution, and therefore fructose is a ketose but yet contains glucose and mannose in the basic medium, hence it reduces failing solution। बोलो बच्चे, समझ में आया कि नहीं आया, बोलो यहां तक क्लियर। तो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया बेटा आपको कि फ्रक्टोस कीटोस होने के बावजूद भी क्यों ऐसा होता है कि वो टेस्ट दे देता है, ठीक। एनी डाउट्स? ओके, चलो अगला क्वेश्चन अब नोट करना कर सकते हो, ठीक, यू कैन नोट इट नाउ क्विकली। बेटा पिछली बार म्यूटा रोटेशन तो नहीं करवाया, म्यूटा रोटेशन तो नहीं करवाया था। एनोमर हैप्पी बर्थडे तो बताए थे मैंने आपको। कर लिया बच्चों, नोटेड। अब आगे चलते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट तुम्हें बताने की कोशिश करता हूं बेटा। एक होता है म्यूटा रोटेशन, म्यूटा रोटेशन, म्यूटा रोटेशन। देखो बेटे, आपके पास ग्लूकोज के दो एनोमर थे ना, एक था ग्लूकोज का अल्फा डी ग्लूकोज, ठीक है जी, और दूसरा क्या था, बीटा डी ग्लूकोज। बोलो स्ट्रक्चर बनाने आते ना इसके, क्योंकि आज यूज होने हैं ये, अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज। बेटे जब इसको सॉल्यूशन में लेते हैं ना, आपके पास इसकी ऑप्टिकल मूवमेंट, अल्फा डी ग्लूकोज की ऑप्टिकल मूवमेंट +111 डिग्री होती है, स्पेसिफिक रोटेशन। स्पेसिफिक रोटेशन समझते हो ना, प्लेन पोलराइज्ड लाइट की जो रोटेशन होती है वो कितनी होती है, 111 डिग्री टुवर्ड्स राइट। प्लस का साइन क्या शो करता है, डेक्स्ट्रोरोटेटरी, यानी राइट साइड को। और जो बीटा होता है, बीटा की ऑप्टिकल रोटेशन सिर्फ 19 डिग्री होती है, ठीक है। जब हम इस ग्लूकोज को, अल्फा डी ग्लूकोज या बीटा डी ग्लूकोज को कभी भी सॉल्यूशन में रखते हैं, दे फॉर्म एन इक्विलिब्रियम मिक्सचर, they form an equilibrium mixture of alpha D glucose and beta D glucose। ये एक दूसरे में कन्वर्ट हो जाते हैं बेटा, समझ में आई बात। तो उसकी वजह से अगर मैं अल्फा डी ग्लूकोज को या बीटा डी ग्लूकोज को कभी भी क्या करूंगा, सॉल्यूशन में रखूंगा, तो होगा क्या, उसका एक इक्विलिब्रियम मिक्सचर बनेगा।
और उस इक्विलिब्रियम मिक्सचर की ऑप्टिकल मूवमेंट जो होती है वो +52.5 डिग्री होती है। तो आपने देखा कि इसकी ऑप्टिकल रोटेशन या स्पेसिफिक रोटेशन यहां से एक कांस्टेंट वैल्यू में चेंज हो गई, ऐसे इसमें भी चेंज हो गई। इस चेंज ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन को हमने म्यूटा रोटेशन का नाम दिया। यानी म्यूटा रोटेशन क्या होता है, आप लिखोगे स्पॉन्टेनियस चेंज इन ऑप्टिकल रोटेशन, इन ऑप्टिकल, या फिर स्पेसिफिक रोटेशन लिख लो ऑप्टिकल की जगह, स्पॉन्टेनियस चेंज इन specific rotation of any optically active substance spontaneous change in specific rotation of any optically active substance with time to an equilibrium mixture having constant specific rotation is called as म्यूटा रोटेशन। इसको हमने म्यूटा रोटेशन कहा। जैसे हमने अल्फा डी ग्लूकोज लिया था, उसकी ऑप्टिकल रोटेशन कितनी थी प्यारे बच्चों, +101 111, और बीटा की कितनी थी 19 डिग्री। पर इसको अगर हमने सॉल्यूशन में रखा, एज इट इज पड़े रहने दिया, तो विद टाइम ये एक इक्विलिब्रियम मिक्सचर बना देगा, और उस इक्विलिब्रियम मिक्सचर की ऑप्टिकल मूवमेंट या स्पेसिफिक रोटेशन 52.5 हो गई। तो ये जो चेंज आया टू अ कांस्टेंट वैल्यू, चाहे यहां से लिया चाहे यहां से लिया, दिस चेंज इज कॉल्ड एज म्यूटा रोटेशन। 102% आपके +2 के पेपर में आएगा। व्हाट इज म्यूटा रोटेशन, ये म्यूटा रोटेशन की डेफिनेशन और ये उसका एग्जांपल साथ में देंगे। ये किसी भी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड में होता है बेटा, समझ में आई बात। हम ग्लूकोज का एग्जांपल लेके कर रहे हैं, पर हमने बोला स्पॉन्टेनियस चेंज इन स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ एनी ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस with time to an equilibrium mixture having constant specific rotation. This change is called as म्यूटा रोटेशन। बोलो बेटा म्यूटा रोटेशन समझ में आ गया। अब आपको ग्लूकोज का स्ट्रक्चर समझ में आ गया, ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर, ओपन स्ट्रक्चर, ठीक। फिर फ्रक्टोज का ओपन स्ट्रक्चर, साइक्लिक स्ट्रक्चर, ठीक। हमने ये सारा पढ़ लिया बच्चा, कोई मुश्किल तो नहीं। अब चलते हैं, मोनोसेक्राइड हमने कर लिए, अब हम थोड़े डाइसेक्राइड्स के बारे में पढ़ने की कोशिश करते हैं। हमारे सिलेबस में 3 डाइसेक्राइड्स की डिस्कशन है, उन तीनों डाइसेक्राइड्स को हम पढ़ेंगे। मैं 1-2 के स्ट्रक्चर तुम्हें बना के दिखाना चाहूंगा और फिर तीसरे के तुम्हारे से बनवाना चाहूंगा, ठीक। देखो बेटा, अगला बात हम डिस्कस करते हैं डाइसेक्राइड्स। बेटा व्हाट डू यू मीन बाय डाइसेक्राइड्स, कोई बताएगा मेरे को डाइसेक्राइड्स का मतलब क्या होता है। डाइसेक्राइड्स विच कंटेन 2 मोनोसेक्राइड यूनिट्स, है ना बेटा, विच कंटेन्स 2 मोनोसेक्राइड यूनिट्स, यानी जिसमें हम ये बोले कि जब उसकी हाइड्रोलिसिस करवाई जाए, डाइसेक्राइड की जब हाइड्रोलिसिस करवाई जाए तो उससे 2 मोनोसेक्राइड बनते हैं, उसको डाइसेक्राइड बोलते हैं, ठीक। क्या बोला, डाइसेक्राइड की अगर हाइड्रोलिसिस करवाई जाए तो उससे 2 मोनोसेक्राइड बनते हैं। इसका मतलब उसके अंदर 2 मोनोसेक्राइड यूनिट होते हैं, पर हाइड्रोलिसिस करने से वो मिलते हैं, ठीक। उनको डाइसेक्राइड्स बोला जाता है। डाइसेक्राइड में सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पहला एग्जाम्पल जो हम पढ़ेंगे उसको बोलते हैं सुक्रोज, ठीक। बेटे सुक्रोज, जिसको आप फॉर्मूला क्या देते हो, C12H22O11, है ना बेटा। इस सुक्रोज को आप लोग टेबल शुगर के नाम से जानते हो, जो रोज खाते हो तुम, ठीक है जी। बेटा इसी को
हम लोग एक और नाम देते केन शुगर, क्योंकि गन्ने के अंदर यही वाली तो शुगर होती है हमारे पास, केन शुगर। ठीक, इसको हम बीट शुगर भी बोल देते हैं, बीट शुगर। बीट समझते हो ना बेटा, है ना? तो बीट शुगर में भी ये पाया जाता है बेटा। ठीक, इसको सुक्रोज हम नाम दे देंगे, टेबल शुगर, केन शुगर, बीट शुगर। अब ये बनता कैसे है? देखो बेटे, ये दो, मैंने बोला दो मोनोसेक्राइड से मिलकर बना होगा। वो दो मोनोसेक्राइड यहां पे कौन कौन से होते हैं बेटा? इसमें एक तो अल्फा डी ग्लूकोज जुड़ता है बेटा, अल्फा डी ग्लूकोज, और साथ में बीटा डी फ्रक्टोस आपस में ज्वाइन करते हैं। ठीक है, तो उससे हमारे पास सुक्रोस बन जाता है बेटे, और वाटर बाहर निकल जाता है। जैसे ध्यान से देखिएगा बेटा। ठीक, अब अल्फा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाना है। हाँ जी, अल्फा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं? अब देखो, मैं यहां पे तुम्हें यह भी क्लियर करूंगा, फिशर प्रोजेक्शन किसको बोलते हैं, हावर्थ प्रोजेक्शन किसको बोलते हैं। ठीक, ताकि दोनों चीजें क्लियर हो जाएं और कभी पेपर में आए तो घबराएं नहीं। पहले तो आप मेरे को बना के दिखाओगे अल्फा डी ग्लूकोज कैसा होता है। तो मैंने कुछ इस तरह से समझाया था आपको कि अगर अल्फा डी ग्लूकोज है, उसका मतलब इस कार्बन पे लगा हुआ OH कहां है, राइट साइड पे है, बोलो यही होता है। और इसके साथ हमारे पास ये नीचे कार्बन लगे रहते हैं बच्चों, और यहां पर CH2OH होता है। ठीक है जी, और ये वाला कार्बन इस वाले फिफ्थ कार्बन के साथ, ऑक्सीजन के साथ क्या बनाता है, बॉन्ड। ठीक, और इसका हमें पता है राइट लेफ्ट राइट राइट, बोलो यही होता है कि नहीं? ओ, यहां तो H आएगा नीचे तो। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल, फिफ्थ कार्बन तो यूज हो गया ना, ये क्लियर जी। अब यहां पर H, यहां पर H, यहां पर H, इसका OH कहां है, राइट साइड को, तो अल्फा हो गया कि नहीं? तो अगर इसका ये जो स्ट्रक्चर बनाया, इसको बोला फिशर प्रोजेक्शन। दिस इज कॉल्ड एज फिशर प्रोजेक्शन। ये होती है फिशर प्रोजेक्शन, फिशर प्रोजेक्शंस। अगर मैं बोलता हूं इसका हावर्थ स्ट्रक्चर बनाओ, ठीक, जो हमने ऐसा बना के दिखाया था कि भैया ये हमने रिंग लेना है, और रिंग कैसा लेना है, 6 एटम का रिंग लेना, जिसमें ऑक्सीजन मस्ट बी टेकन एट एक्सट्रीम राइट। और हमने बोला था कि हम इसको नीचे से थोड़ा सा क्या कर देते हैं, ब्रॉड सा कर देते, जस्ट टू गिव इट अ लुक लाइक, look like a flat ring, like this। ठीक है जी, क्लियर? अब इधर बड़ा ध्यान से देखना, बड़ा मजेदार है ये। ठीक, इसका स्ट्रक्चर जब हम बनाएंगे, हम बना रहे अल्फा डी ग्लूकोज। बेटे अल्फा डी ग्लूकोज का OH कहां होगा, नीचे होगा। अभी ये तो पता ही है, ये वाला OH तो नीचे है ही है, ये H ऊपर है ही है, ये वाला H नीचे है, यहां OH ऊपर है, और यहां CH2OH, और यहां पर H। ये जो प्रोजेक्शन हम बनाते हैं, इसको हावर्थ प्रोजेक्शन बोला जाता है। हावर्थ फॉर्मूला या हावर्थ, ओहो यार, हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो। मैं क्या कर रहा हूं आजकल, थोड़ा दिमाग इधर उधर चला हुआ है भाई, मेरे को माफ कर देना। उम्मीद करता हूं कि कर ही दोगे। यहां पर CH2OH, यहां H है ना जी, यही वाला स्ट्रक्चर बना हमारे पास, है ना? इसको यही बनाया हमने। अब बीटा डी फ्रक्टोस बनाना है। फ्रक्टोस में कैसे करते हो भाई, ये और ओहो, पहले तो अपन वही वाला बनाएंगे। बीटा डी फ्रक्टोस में कैसे बनाओगे भाई, यहां CH2OH, यहां C डबल बॉन्ड O। ठीक, अगर डबल बॉन्ड O नहीं बनाना है, आपको इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाना है, तो यहीं से बॉन्ड बनेगा ना बेटा लोग।
ठीक, और इधर क्या हो जाएगा हमारे पास, उसके बाद 3 कार्बन यू रह जाएंगे और ये हमारे पास यहां से बॉन्ड बना CH2OH। बोलो जी क्लियर। और इस साइड हमारे पास क्या रहता होता है बेटे, OH। ठीक, इस कार्बन का एक जगह पे क्या होता है, बीटा है, तो OH कहां पे होगा, लेफ्ट पे होगा। और ये तो अपनी जगह पे ही है, OH H, यहां पे OH H, यहां H। बोलो यही बना था कि नहीं बना था। अब इसको फिशर प्रोजेक्शन को कन्वर्ट करो हावर्थ में, तो हावर्थ में कन्वर्ट करते हो तो प्यारे प्यारे से बच्चों यहां पे इसको हमने 5 रिंग वाला बनाना है, 5 मेंबर वाला रिंग बनाना है। ऐसे नीचे से मोटा करके दिखा देना है। ठीक, यहां से हम ये लगाएंगे। अब प्यारे बच्चों क्योंकि इसमें OH कहां पर है, ऊपर है, तो CH2OH कहां है, नीचे है। क्लियर जी। अब यहां पर हमारे पास OH कहां को आएगा, राइट साइड को। ये वाला OH तो हो गया, ये CH, अब ये कहां पे आएगा, राइट साइड, यानी नीचे, H ऊपर। ये वाला H नीचे, OH ऊपर। ये वाला हमारे पास H नीचे और ऊपर क्या लिखते हैं हमेशा, CH2OH। बोलो इज इट क्लियर। इसको देख के समझ में आता है बीटा है, इस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ OH देख के समझ में आता है बीटा है कि नहीं है। ठीक, अब ये दोनों चीजें आपस में जुड़ती हैं, पर टीचर लोग कैसे दिखाते हैं बेटा, और फिर उनको यही नहीं पता चलता है क्या हो गया, है ना, स्ट्रक्चर ऑफ, वो कुछ ऐसे दिखाते हैं। प्लीज इधर ध्यान देना, ऐसे सुक्रोज कैसे बनाते हैं। ठीक, इसको तो अपन कॉपी कर लेते हैं, ये तो खैर कॉपी करने लायक ही है। ठीक, इसको किया कॉपी, यहां से उठा के मैंने यहां ले लिया। ठीक है जी। और ऐसे ही मैं इसको भी 2 मिनट के लिए जरा कॉपी कर लेता हूं। ओए होए, अब टीचर लोग क्या करते हैं बच्चों, ठीक, थोड़ा सा समझा देता हूं मैं आपको। देखो क्या करते हैं वो लोग, ऐसा करते हैं कि यहां पे ये वाला जो रिंग बनाते हैं ना बेटा, यहां पे रिंग उससे उल्टा बना देते हैं, और फिर उनको ये भी नहीं समझ में आता ये बीटा कैसे हुआ, है ना। फिर वो केमिस्ट्री वाले टीचर से पूछते हैं कि भैया ये बीटा कैसे हो गया, इसका फॉर्मूला तो ये होना चाहिए, यहां फॉर्मूला कुछ और है। यहां फॉर्मूला कैसे बनाते, थोड़ा ध्यान दो, कुछ ऐसे बना देते हैं। ओहो, यहां पे OH लगा देते बेटा जी, यहां पे OH लगा देते, यहां H लगा देते हैं, यहां पे H लगा देते, यहां OH लगा देते हैं, यहां CH2OH लगा देते, यहां H लगा देते हैं। फिर बोलते हैं बीटा डी फ्रक्टोस है, इनका फॉर्मूला तो बिल्कुल अलग है। अब ये बीटा फ्रक्टोस कैसे हुआ होगा, बनाते ऐसे ही है। अब ऐसा क्यों बनाते हैं बेटा, देखो इसको बोलते हैं फ्लिपिंग। क्या बोलते हैं, फ्लिपिंग। हम इस रिंग को फ्लिप कर देते हैं। इस रिंग को फ्लिप इसलिए करते हैं क्योंकि इसमें आपस में 1,2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज पाई जाती है। 1,2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय 1,2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ध्यान से समझ लेना, यही कहानी है सारी की सारी। बेटे इसमें ग्लूकोज का तो फर्स्ट कार्बन पार्टिसिपेट करेगा, ग्लूकोज का फर्स्ट कार्बन ये होगा, और फ्रक्टोज का सेकंड कार्बन, क्योंकि फ्रक्टोज का फर्स्ट कार्बन तो ये हुआ, फ्रक्टोज का कौन सा, सेकंड कार्बन पार्टिसिपेट करता है। हम इस सेकंड कार्बन और इसके फर्स्ट कार्बन को पास लाना चाहते थे, जस्ट तुम्हारे को इजी से बताने के लिए, तो मैंने इस रिंग को क्या कर दिया, फ्लिप कर दिया। अब फ्लिप करना मतलब जैसे मेरा हाथ देख रहे हो ना, अभी मेरे को देख रहे हो, ऐसे रिंग मेरी आगे दिखाई दे रही है, अब मैं इसको फ्लिप कर दूं तो पीछे दिखाई देगी कि नहीं। सिमिलरली जब मैं रिंग को फ्लिप करता हूं तो जो ग्रुप ऊपर थे वो नीचे आ गए, जो नीचे थे वो ऊपर आ गए।
तो मैंने इस रिंग को फ्लिप किया, यहां से ये नीचे था बेटा, ये मैंने ऊपर लिख दिया, ये ऊपर था, ये नीचे लिख दिया। समझ में आई बात? और फिर अगर इसको देखेंगे, ऊपर था, ठीक, मैंने इसको नीचे लिख दिया, ये ऊपर। बिल्कुल ऑपोजिट, जो ग्रुप यहां थे उससे उल्टे लिख देना, इसको बोलते हैं रिंग का फ्लिप होना। समझ में आई बात? बायोलॉजी वाले एक्सप्लेन करना मुश्किल हो जाता है इनके लिए, भैया ये और ये सेम कैसे है, ठीक, उनको एक्सप्लेन करना मुश्किल हो जाता है ये सेम कैसे है। आपके लिए बहुत सिंपल है कि आपने सिर्फ इस रिंग को क्या किया, फ्लिप किया। क्यों किया फ्लिप? ताकि इसका सेकंड कार्बन, अब इसका सेकंड कार्बन यही हुआ ना बच्चों, है ना, क्योंकि ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड कार्बन, ठीक, तो इसका सेकंड और फर्स्ट पास पास आ जाए, सेकंड और फर्स्ट पास पास आ जाए, इसलिए हम इसको रिंग को फ्लिप करते हैं। क्लियर हो गया? अब होता क्या है, इसमें से ये वाटर निकलेगा, ये देखो निकला वाटर, ठीक है जी, वाटर निकल गया, और वाटर निकल करके हमारे पास कंपाउंड कैसा बन गया, कॉपी। ये क्या हो रहा है यार, कॉपी करने भूल जाता हूं मैं तो, आदत नहीं मेरे को। ठीक, अब हम क्या करते हैं, अब देखो बेटा, यहां से हमने इसको निकाला, यहां से हमने इसको निकाला वाटर को, तो यहां पे बॉन्ड बना ओ, ये, तो ये जो हमारे पास बना वाटर के निकलने के बाद, ये बना सुक्रोज, ये बना सुक्रोज। बोलो क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? बच्चे समझ में आया? तो ये सुक्रोज का फॉर्मूला हो गया। इसमें एक अल्फा डी ग्लूकोज और दूसरा बीटा डी फ्रक्टोज, ये आपस में ज्वाइन किए, 1,2 ग्लाइकोसिडिक, ग्लाइकोसिडिक इज ईथर लिंकेज, तो 1,2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज इसमें बनी, और इस तरह का स्ट्रक्चर इसका बन गया। अब ये मैंने हावर्थ प्रोजेक्शन बनाई है। अगर मान लो आपको इसकी बनानी होती कौन सी, फिशर प्रोजेक्शन, कितना सौखा, ये बनाया हुआ था ना यहां पर, इधर ध्यान देना, बस यहां से इसको निकाल देना बच्चों, ये वाला H और ये वाला OH, और इसको यहां सीधे जोड़ देना, बीच में O लिख के ना सीधे जोड़ देना, कौन सी बन जाएगी, फिशर प्रोजेक्शन बन जाएगी। मेरी बात समझे कि नहीं समझे? इसको और इसको जोड़ दोगे यहां से ऐसे करके, तो कौन सी प्रोजेक्शन बन जाएगी, फिशर। ये कौन सी थी, हावर्थ, तो हावर्थ बनानी भी आई, फिशर बनानी भी आई। देखो फिशर बनानी तो बहुत सौखी है, आपने अल्फा डी ग्लूकोज बीटा डी ग्लूकोज बनाया, इसका OH इधर ही था, हमने इसको सीधे वाटर बाहर निकाला, यहां से सीधे बॉन्ड के बीच में क्या बनाया, O, तो अपना फिशर प्रोजेक्शन। हावर्थ प्रोजेक्शन के लिए हमने ऐसे बना दिया, रिंग को फ्लिप करना पड़ा हावर्थ प्रोजेक्शन के लिए, उसमें फ्लिप करने की जरूरत नहीं थी, पास पास ही थे, दिखाना आसान था। क्लियर? अब बेटे यहां पे ये जो लिंकेज होती है, इसमें दोनों OH एक ही प्लेन में थे कि नहीं? अगर दोनों OH एक प्लेन में होते हैं ना, तो उसको अल्फा लिंकेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो इसमें अल्फा लिंकेज होती है, तो ये 1,2 अल्फा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है, दिस इज 1,2 अल्फा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। बोलो मेरे प्यारे बच्चों, बात समझ में आई कि नहीं आई? आपको फ्रक्टोज से, ग्लूकोज से सुक्रोज बनाना आएगा कि नहीं आएगा? बोलो फटाफट। अब एक बात बताओ, क्या ये ग्लूकोज रिड्यूसिंग था कि नहीं था? कैसे पता चला ये रिड्यूसिंग था? कैसे समझाया था आपको, रिड्यूसिंग कैसे देखते हैं, बताया था आपको? रिड्यूसिंग शुगर कैसे देखते हैं मैं बताता हूं। ऑक्सीजन से अगले कार्बन पे अगर OH डायरेक्टली लगा हुआ हो, ऑक्सीजन से अगले कार्बन पे अगर OH डायरेक्टली लगा हो, यह पहचान होती रिड्यूसिंग शुगर की। यह पहचान किसकी होती है? रिड्यूसिंग शुगर की। बेटा ये कंपटीशन में क्वेश्चन आता है, बोलते इसमें कौन रिड्यूसिंग शुगर है, आपको 4-5 रिंग लगा के दे देंगे, आपने सिर्फ देखना कि ऑक्सीजन के साथ जो पहला कार्बन है उसमें डायरेक्ट OH लगा है कि नहीं लगा है। अगर उसमें डायरेक्ट OH है तो वो रिड्यूसिंग शुगर होता है। वो कैसा होता है? रिड्यूसिंग शुगर होता है। ठीक, क्यों होता है वो भी आगे क्लियर कर दूंगा। क्या इसमें ऐसा है भाई, क्या फ्रक्टोस रिड्यूसिंग है कि नहीं?
ऑक्सीजन से अगला कार्बन ये, क्या उस पे OH लगा है कि नहीं? तो बेटा ये भी रिड्यूसिंग था और फ्रक्टोज भी रिड्यूसिंग था कि नहीं था? अब जरा सुक्रोज के स्ट्रक्चर में बताओ, क्या ये रिड्यूसिंग है? इस कार्बन के साथ कहीं पे OH लगा हो दिख रहा है क्या? इस कार्बन के साथ कहीं OH लगा दिख रहा है? इस कार्बन के साथ कहीं OH लगा दिख रहा है? देयर इज नो फ्री ऑक्सीजन टू OH टू दिस। सो इसमें दोनों यूनिट कैसे हो जाएंगे? नॉन रिड्यूसिंग। इसलिए सुक्रोज जो होगी वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर होगी। मोयरा बेटे कुछ नहीं आता, यहां पूछ लेना यार बच्चे। अब तेरे को क्या पता चला कि रिड्यूसिंग शुगर कौन सी है? बता जरा। यहां तो मैंने कभी मना किया हो पुत्र कि मैं नहीं बताऊंगा, तब तो बात है ना? एक चीज नहीं आई, आप 50 बार मेरे से पूछो कि सर ये नहीं समझ में आया, सो आई एम देयर टू एक्सप्लेन दैट आउट अगेन। बट उस चक्कर में अगला कंसेप्ट जो सबसे बड़ा कंसेप्ट है कि हाउ टू सी रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग एंड यू आर लॉस्ट समवेयर, ना उसको आया ना तेरे को आया। कैसे देखते भाई रिड्यूसिंग शुगर? ऑक्सीजन के नेक्स्ट कार्बन पे अगर यहां पे OH लगा हुआ होता है तो उसको बोलते हैं रिड्यूसिंग शुगर। जैसे यहां पे OH लगा था, रिड्यूसिंग शुगर। ये ऑक्सीजन के नेक्स्ट कार्बन पे OH लगा था, क्या था? रिड्यूसिंग शुगर। ठीक। लेकिन जब हमने सुक्रोज देखा तो ऑक्सीजन का नेक्स्ट कार्बन ये है ना भाई, क्या इसमें कोई OH लगा है? इधर नेक्स्ट कार्बन ये है, क्या इसमें कोई OH लगा है? इधर नेक्स्ट कार्बन ये है, क्या इसमें कोई OH लगा है? डायरेक्ट CH2OH नहीं, OH डायरेक्ट लगा है नहीं। इसलिए हमारे पास सुक्रोज नॉन रिड्यूसिंग शुगर होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। वन ऑफ कार्बोहाइड्रेट ज्यादातर रिड्यूसिंग होते हैं, सुक्रोज इज नॉन रिड्यूसिंग वन, क्योंकि इसमें कोई रिड्यूसिंग पार्ट नहीं है। बात समझ में आई कि नहीं? अब ये रिड्यूसिंग सर क्यों होता है ऐसा? अगर मेरे से पूछो कि ये वाला OH ऐसा क्या करता है कि रिड्यूसिंग हो जाता है, इधर ध्यान देना। व्हाट डू यू मीन बाय रिड्यूसिंग शुगर? देखो बेटे, मैंने बोला कि ऑक्सीजन से अगले कार्बन पर यहां पर OH लगा होना चाहिए, ये कहना था मेरा। ठीक है, उससे रिड्यूसिंग क्यों हो जाता है कोई भी शुगर उससे रिड्यूसिंग क्यों हो जाता है? तो इस ग्रुप को थोड़ा सा ऐसे बना लो, O, यहां पर C, यहां पे OH और यहां पर H, ऐसे बना लो भाई। ये नीचे को बॉन्ड है ना, यही होता है ना। अब देखो बच्चे, और ये यहां पर ये बॉन्ड हो गया ना हमारे पास। अब होगा क्या कि अगर यहां पे OH डायरेक्ट होता है तो ये OH अपने इलेक्ट्रॉन यहां देगा, यहां के इलेक्ट्रॉन यहां जाएंगे। ठीक है, तो ये वाला हाइड्रोजन कहां जुड़ जाएगा? इस ऑक्सीजन पे जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा? उसकी वजह से हमारे पास इस O के साथ तो क्या जुड़ जाएगा? H। ये बॉन्ड टूट जाएगा कि नहीं? ये बॉन्ड टूटेगा कि नहीं? और नीचे क्या रह जाएगा? CH डबल बॉन्ड O, जो आगे ये जुड़ा हुआ है ना भाई, ये आगे किसका जुड़ा होगा? तो रिंग टूट जाएगा। अगर ये रिंग ऐसे बनाते तो रिंग तो टूट जाएगा, पर इसमें एल्डिहाइड ग्रुप आ जाएगा कि नहीं आएगा? अगर यहां पे OH होता तो उसके टॉटोमरिज्म से क्या बन जाता है? एल्डिहाइड ग्रुप। अगर यहां पे OH ना हो तो क्या ऐसा पॉसिबल है? अगर यहां पे OH ना हो तो क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं है। तो अगर ऑक्सीजन के अगले कार्बन पे OH लगा होता है तो टॉटोमरिज्म करके वो हमें CHO ग्रुप दे सकता है, और जिसकी वजह से वो फेलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस कर सकता है। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, ऑक्सीजन के अगले कार्बन पे डायरेक्टली OH जुड़ा हुआ होना चाहिए, जो कि सुक्रोज के केस में हमें नहीं मिला कहीं पर। ये ऑक्सीजन से अगला कार्बन ये है, इस साइड वाले कार्बन पे भी नहीं है, इस साइड वाले कार्बन पे भी नहीं है डायरेक्ट OH। क्लियर? तो इसमें टॉटोमरिज्म की पॉसिबिलिटी नहीं रहती, और टॉटोमरिज्म की पॉसिबिलिटी ना रहने की वजह से हमारे पास ये नॉन रिड्यूसिंग हो जाता है, जबकि ये और ये रिड्यूसिंग होता है। बोलो पता चला कैसे रिड्यूसिंग देखते हैं? जब पेपर में क्वेश्चन आएगा 4-5 रिंग दिए होंगे, आपने सिर्फ ऑक्सीजन के साथ वाला कार्बन देखने दोनों साइड। अगर उसमें डायरेक्टली अटैच्ड OH है
तो समझ लेना रिड्यूसिंग है, नहीं है तो नॉन रिड्यूसिंग। आगे पूछूंगा तुम्हारे से अभी मैं। बोलो क्लियर? तो इस तरह से करके बेटे हमारे पास सुक्रोस बन गया। ठीक, अब सुक्रोस जो है टेबल शुगर है। देखो बेटा सुक्रोस में दो पार्ट है, सुक्रोस में दो पार्ट हैं। ठीक, जो सुक्रोस है दैट कंटेन्स टू पार्ट। अगर मान लो मैंने सुक्रोस लिया C12H22O11 और बेटे इसकी की हाइड्रोलिसिस, यानी इसमें वाटर डाला। बेटे वाटर, ग्लूकोज और फ्रक्टोज से हमने वाटर को बाहर निकाला था तो सुक्रोस बना था। अगर सुक्रोस में वाटर डाल देंगे तो क्या बनेगा? C6H12O6 प्लस C6H12O6। बेटे इसको बोलेंगे अल्फा डी ग्लूकोस। इसी से बना था ना भाई ये। और इसको क्या बोलेंगे? बीटा डी फ्रक्टोस। इन दो चीजों से बना था ना ये, है ना जी। अब ध्यान देना बेटा, यहां पर होता क्या है, जो सुक्रोज है उसका ऑप्टिकल मूवमेंट प्लस 66.5 डिग्री के करीब करीब होता है, प्लस 66.5 डिग्री के करीब करीब होता है। यानी सुक्रोज इज एक्चुअली डेक्स्ट्रो रोटेटरी, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। बोलो क्लियर? ऑन द अदर हैंड ग्लूकोज की ऑप्टिकल मूवमेंट, यहां स्पेसिफिक रोटेशन कितनी होती है? प्लस 52.5 डिग्री। अभी पढ़ा था आपने कि नहीं? और फ्रक्टोस लीवो रोटेटरी होता है, तभी तो उसका नाम लेवुलोस होता है। ग्लूकोज का नाम हम डेक्स्ट्रोस देते हैं क्योंकि डेक्स्ट्रोटेटरी होता है। ठीक, और फ्रक्टोस का नाम हम लेवुलोस देते हैं क्योंकि वो लीवो रोटेटरी होता है। हालांकि उसकी डी फॉर्म होती डी फॉर्म, क्योंकि डी फॉर्म हम किससे देखते हैं बेटा? बोलो डी फॉर्म हम किस चीज से देखते हैं? बेटा डी फॉर्म हम देखते हैं इस वाले कार्बन से, सेकंड लास्ट कार्बन से, है ना बेटा। सेकंड लास्ट कार्बन का OH, अरे भैया वो तो वही रहेगा, जो सेकंड लास्ट कार्बन का OH है वो तो वही रहेगा। ठीक, अगर इसको साइक्लिक स्ट्रक्चर नहीं बनाते तो सेकंड लास्ट कार्बन का OH तो अपनी जगह पे रहेगा कि नहीं? ठीक, वो इधर भी ऐसे ही था, इधर भी ऐसे ही था। तो इसका मतलब क्या है कि डी फॉर्म एक अलग बात है, डेक्स्ट्रोटेटरी लीवोरोटेटरी एक अलग बात है। फ्रक्टोस डी फॉर्म होता है क्योंकि उसका सेकंड लास्ट कार्बन का OH राइट साइड को होता है। बट जब उसकी ऑप्टिकल रोटेशन देखते हैं वो कैसी होती है बेटा? ऑप्टिकल रोटेशन उसकी नेगेटिव होती है, यानी कि वो लीवोरोटेटरी होता है, -99 डिग्री, -99 डिग्री लीवोरोटेटरी होता है। अब ये 1:1 मिक्सचर बना, 1 मोल इसका 1 मोल इसका। बेटा तो इसकी टोटल ऑप्टिकल रोटेशन कैसी होगी? प्लस वाली कम है, माइनस वाली ज्यादा है, तो क्या ये पूरी की पूरी माइनस में होगी कि नहीं? तो जो मिक्सचर होगा वो कैसा होगा? लीवो रोटेटरी होगा। मिक्सचर कैसा होगा? लीवो रोटेटरी। देखो बेटे सुक्रोज जो था वो डेक्स्ट्रोरोटेटरी था, पर हाइड्रोलिसिस करके मिक्सचर कैसा बना? लीवो रोटेटरी। इसलिए बेटा सुक्रोज की हाइड्रोलिसिस को इन्वर्जन ऑफ केन शुगर बोलते हैं, इन्वर्जन ऑफ केन शुगर बोलते हैं। क्योंकि आपने देखा इसमें ऑप्टिकल रोटेशन क्या हो गई? इन्वर्ट। पहले डेक्स्ट्रोरोटेटरी था, अब मिक्सचर कैसा बन गया? लीवो रोटेटरी। इसलिए इसको बेटा इन्वर्जन ऑफ केन शुगर बोलते। काइनेटिक्स में भी करवाया था मैंने ये। और इसीलिए सुक्रोज को एक और नाम दे दिया जाता है, हम इसको इन्वर्ट शुगर का नाम भी देते हैं, इसको इन्वर्ट शुगर का नाम भी दे देते हैं क्योंकि इसकी इन्वर्जन हुआ करती है। बोलो प्यारे बच्चों, बात समझ में आई कि पिछली भी चली गई? आ गई समझ में सभी बच्चों को? आगे चलें क्या? चलो आगे चलते हैं। तो सुक्रोज हमने पढ़ लिया, हमें समझ में आ गया। अब सुक्रोज के बारे में क्या क्या पढ़ना हमें को ध्यान में क्या क्या रखना है सुक्रोज में? कि सुक्रोज जो है ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलकर बना। ठीक, और उसमें अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज जुड़ा। उसमें 1,2 अल्फा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है। ठीक, क्लियर? 1,2 ग्लाइकोसिडिक अल्फा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती सुक्रोज में। सुक्रोज को जब हाइड्रोलाइज करें तो हाइड्रोलाइज करके हमारे पास क्या बन जाता है?
ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, तो उसकी ऑप्टिकल रोटेशन इन्वर्ट हो जाती है, इसलिए उसको इन्वर्जन ऑफ केन शुगर बोलते हैं। क्लियर? और ये टेबल शुगर की तरह यूज होती है। इट इज नॉन रिड्यूसिंग शुगर। कैसी है? नॉन रिड्यूस, बहुत कम नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स होती है, ज्यादातर रिड्यूसिंग होती है, ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। बोलो क्लियर? अगली बात करेंगे माल्टोज की। दूसरा माल्टोज। बेटा माल्टोज को आप लोग माल्ट शुगर के नाम से जानते हो कि नहीं जानते हो? माल्ट शुगर बारले वगैरह में पाया जाता है बेटा माल्ट शुगर। ठीक है जी। अब जो माल्टोस है ये किससे मिलकर बनता है? 2 अल्फा डी ग्लूकोज, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज। 2 मॉलिक्यूल अल्फा डी ग्लूकोज के होते हैं, उससे आपस में जुड़ के ये बन जाता है बेटा जी। ठीक, माल्टोस। जैसे अब इसको बना के देखते भाई, ठीक, ताकि हमें पता चले। और इसमें लिंकेज कौन सी होती है वो भी क्लियर करें। बेटा इसमें लिंकेज होती है 1,4 अल्फा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। इसमें लिंकेज होती है 1,4 अल्फा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अब 1,4 अल्फा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कैसे दिखाएंगे? ठीक बेटा, आप इसका फिशर प्रोजेक्शन बना सकते हो। मैं हावर्थ से कर दूं, चलेगा? है? देखो चलो फिशर भी बना लो यार, ऐसे घबराना क्यों है। ठीक, हमें यह पता था अगर हमने फिशर बनानी है तो OH कहां पे लेना है? राइट पे लेना है। ठीक, उसके बाद हमने यहां पे कितने कार्बन लिखने हैं? यहां CH2OH, और इधर पता है हमें क्या लगाना है? O। ठीक, यहां पे राइट, लेफ्ट, राइट, ठीक है जी, ये लग जाना है। अब यहां पे H, यहां पे H, यहां पे H। क्लियर है जी? ये क्या बन गया आपके? अल्फा डी ग्लूकोज। क्या बन गया? अल्फा डी ग्लूकोज, है ना। अब प्यारे बच्चों, इसी तरह का अल्फा डी ग्लूकोज हमारे पास दूसरा भी होगा, क्योंकि दोनों अल्फा डी ग्लूकोज के साथ ही तो बन रहे हैं। ये अल्फा डी ग्लूकोज दूसरा हो गया भाई। ठीक, अब ये इसका क्या हो गया? फिशर प्रोजेक्शन। इसी तरह से पहले हावर्थ भी बना देता हूं। ओह शिट, हावर्थ भी बना देता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए। अब हावर्थ में कैसे बनाओगे? ठीक, अल्फा है तो OH नीचे है भाई। ठीक, ये वाला OH नीचे है। ठीक, यहां पे ये H नीचे, OH ऊपर, ये OH नीचे, H ऊपर, यहां CH2OH तो हमेशा ऊपर, ये H नीचे। बोलो जी क्लियर? अब इसी तरह का हम एक और मॉलिक्यूल ले लेते हैं फटाफट से। ठीक, कॉपी पेस्ट, लो जी, कर लिया जी। समझ में आती है कि पिछली भी चले जाती है? हाँ जी। अब इसमें 1,4 लिंकेज, अब ध्यान से देखना। 1,4 लिंकेज का मतलब क्या हुआ? देखो इसका ये कार्बन पहला कार्बन है कि नहीं? ये कार्बन पहला कार्बन है कि नहीं? तो 1 2 3 4, ये 4th कार्बन हुआ कि नहीं हुआ? 1,4 को सामने सामने लिख दिया हमने। 1,4 को सामने सामने लिखकर यहां से क्या निकाल देंगे? वाटर। समझ में आया? तो अब हमारे पास किस तरह का स्ट्रक्चर बन गया? इसका मतलब इसको करते हैं कॉपी और इसको हम यहां लिख देते हैं। ठीक, और इसमें सिर्फ इतना सा पार्ट उड़ा देते हैं। ठीक, नहीं ज्यादा उड़ गया। ठीक, और यहां पे क्या लगा देते दोस्तों? ऑक्सीजन। ठीक है, बोलो भैया, क्या ये 1,4 लिंकेज हुई कि नहीं? और अल्फा लिंकेज हुई, क्योंकि दोनों OH एक ही प्लेन में थे। ईथर लिंकेज या ग्लाइकोसिडिक लिंकेज हो गई। ये स्ट्रक्चर किसका बन गया? माल्टोस का। स्ट्रक्चर किसका बन गया? माल्टोस का। बोलो बन गया कि नहीं बन गया? तो हमने बोला इसमें 2 ग्लूकोज के अल्फा डी ग्लूकोज वाले मॉलिक्यूल, अगर मैं इधर बनाता
इधर मेरे को ये फर्स्ट कार्बन हो गया, ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। बेटा इसके साथ बॉन्ड बनाना था, इसका फर्स्ट OH का यहां से H निकालना था, यहां से OH निकालना था, इसके साथ बॉन्ड बना देना था अपन ने। ठीक है जी, उसको कुछ ऐसे शो कर देते हैं, अगर बुक्स में देखोगे, अगर मैं इसको मिटा देता हूं, ठीक, तो यहां से बॉन्ड बनाते हैं, ठीक, ये सोच ले रहे H गायब हो गया, यूं करके जोड़ देते हैं फिशर प्रोजेक्शन में। फोर्थ जगह पे जोड़ना है ना भाई, यूं करके जोड़ के दिखा देते हैं फोर्थ पे, ये गायब हो गया समझ लो, है ना जी, H और OH गायब, ऐसे करके जोड़ के दिखा देते, ये बना दिया हमने। अब मेरे को एक फटाफट से बात बताओ, क्या इसका ये यूनिट, क्या इसका ये यूनिट रिड्यूसिंग है कि नहीं है? फटाफट बोलना, ये वाला यूनिट रिड्यूसिंग है कि नहीं है? ये वाला रिड्यूसिंग है कि नहीं? ये पार्ट नॉन रिड्यूसिंग है, क्यों भैया? यहां तो OH है ही नहीं, इस साइड पे OH है नहीं, क्या ये रिड्यूसिंग है कि नॉन रिड्यूसिंग है? इसमें है ना, तो ये क्या है? रिड्यूसिंग है, इसलिए नेट में माल्टोस कैसा हो जाएगा? रिड्यूसिंग हो जाएगा। एक पार्ट नॉन रिड्यूसिंग है, एक पार्ट रिड्यूसिंग, तो नेट में रिडक्शन तो होगी ना भाई, तो इसलिए माल्टोस इज अ रिड्यूसिंग शुगर, माल्टोस इज अ रिड्यूसिंग शुगर। बोलो बच्चे क्लियर? जैसे बेटे स्टार्च को कभी भी हाइड्रोलाइज करते हो ना, तो सबसे पहले माल्टोस ही बनता है, फिर माल्टोस की हाइड्रोलिसिस से क्या बनता है? ग्लूकोज। हम क्यों खाते स्टार्च? इसीलिए तो खाते स्टार्च, ठीक, हम आलू वालू क्यों खाते इतने भाई? इसीलिए खाते कि हमारे को क्या मिले? स्टार्च। स्टार्च से क्या मिलेगा? माल्टोस। माल्टोस से क्या मिलेगा? ग्लूकोज, विच इज एनर्जी करेंसी ऑफ आवर बॉडी। बोलो बेटा क्लियर? तो माल्टोस समझ में आया कि नहीं आया? ठीक, तो माल्टोस में क्या सीखना? दो अल्फा डी ग्लूकोज जुड़ते हैं, लिंकेज कौन सी? 1,4 अल्फा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है, यानी ए पहले ग्लूकोज का फर्स्ट कार्बन, दूसरे ग्लूकोज का फोर्थ कार्बन, और ये रिड्यूसिंग शुगर है, माल्ट शुगर इसको बोलते हैं, बार्ले वगैरह में पाया जाता है। बोलो क्लियर? आगे चलते दोस्तों, तीसरा डाइसैकराइड करने की कोशिश करते हैं, तीसरा है लैक्टोस। लैक्टोस जो है बेटे, ये हमारे पास दो यूनिट होते हैं, एक गलैक्टोस और एक ग्लूकोज। बीटा डी गलैक्टोस, बीटा डी गलैक्टोस और बीटा डी ग्लूकोज, इसमें दो चीजें जुड़ती हैं, बीटा डी गैलेक्टोस, और बीटा डी ग्लूकोज, ये दो चीजों को हमने जोड़ना है, और इसमें बेटा आपके पास 1,4 लिंकेज होती है। कैसी होती है? 1,4 लिंकेज होगी। अब आपने मेरे को बताना, इसमें जब मैं बनाऊंगा तो आपने मेरे को बताना अल्फा लिंकेज है बीटा लिंकेज है, ठीक, क्लियर? देखो पहले तो हम बनाते हैं ग्लूकोज, सीधे हावर्थ बना दूं, है ना? अब वो तो बनानी आ गई आपको, हावर्थ सीधे बना दे, ठीक? नहीं यार, फिर तुम बोलोगे सर ने छोड़ दिया, ठीक? बार बार एक ही चीज है, ग्लूकोज का फॉर्मूला तो हमें मालूम है, पर अब हम बीटा की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? बीटा। बीटा में OH कहां बनाओगे? यहां बनाओगे, ठीक, और यहां क्या बनाओगे बेटा जी? बोलो, H बनाओगे, ठीक है जी। और फिर यहां पे कितने कार्बन? 4। चौथे कार्बन से यहां क्या बनाओगे? ऑक्सीजन। यहां पे CH2OH, और ये तो पता ही था, OH OH OH, ठीक है जी। बाकी यहां पर H H H H, ये बन गया बेटा बीटा डी ग्लूकोज, ठीक है बच्चों। अब एक खास बात सुनना, समझना, ग्लैक्टोज क्या होता है? हमने ग्लूकोज के लिए एक चीज याद करवाई आपको, बोला ग्लूकोज में हमारे पास
क्या था, राइट लेफ्ट राइट राइट, ऐसा बोला था। ये राइट कौन से वाला कार्बन था, सेकंड वाला। पहले वाला तो ये होता था, उसका राइट लेफ्ट राइट राइट होता था भाई। तो सेकंड कार्बन राइट, फिर थर्ड कार्बन लेफ्ट, फोर्थ कार्बन राइट, फिफ्थ कार्बन राइट। ठीक है जी बेटा। जब हम ग्लैक्टोज की बात करते हैं ना, तो ग्लैक्टोज इज अनदर एपीमर ऑफ ग्लूकोज, जहां फोर्थ कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगी। अगर फोर्थ कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन हुई चेंज, तो सेकंड तो आर ही रहेगा, राइट लेफ्ट लेफ्ट राइट। सिर्फ फोर्थ कार्बन चेंज हुआ, राइट की जगह क्या हो गया, लेफ्ट। बस तो यहां से पकड़ो भैया, ये हो गया हमारे पास फर्स्ट कार्बन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। इसकी कॉन्फ़िगरेशन चेंज करने को है। ठीक, तो अगर मेरे को बीटा, मान लो बीटा डी ग्लैक्टोस बनाना है, तो नहीं हो, इतना ज्यादा नहीं आना चाहिए, इतना सही बहुत है। ठीक, कॉपी मारा, यहां पे लिखा। ठीक है जी। अब इसके साथ क्या क्या लिखा हमने, OH तो यहां पे है, H यहां है क्योंकि बीटा की बात करनी है। ठीक, और फोर्थ कार्बन ये वाला था। ठीक, इसका हमने OH शिफ्ट कर देना दोस्तों। ठीक है जी, सिर्फ इसका OH मैंने यहां ले आना है और H यहां ले आना है, बस फिनिश, ग्लैक्टोस बन गया। बोलो क्लियर, समझ में आया। यानी अगर मैं इसका ग्लूकोज बना देता हूं, ठीक, तो ग्लूकोज ऐसे बनाओगे भाई। अब की बार कौन से वाला बनाना है दोस्तों ने, बीटा। तो बीटा का मतलब क्या होगा, OH नीचे H ऊपर, यही होगा कि नहीं। लड्डू हो तुम बेटे जी, मैं आपको बताया कि बीटा का मतलब होता है कि OH कहां पे होना चाहिए, लेफ्ट, और लेफ्ट शुड ऑलवेज बी रिटन अबव द प्लेन। जो भी बोलते जाओ हाँ हाँ नहीं ना करते जाओ यार। ठीक, तो हमारे पास यहाँ पे OH यहां होना चाहिए था, H यहां होना चाहिए था, बाकी तो अपनी जगह पे है ही है। ये OH यहां, H यहां, H यहां, OH यहां, OH यहां, H यहां, CH2OH यहां और H यहां। ठीक है जी, क्लियर। ये क्या बन गया, बीटा डी ग्लूकोज। अब ये जो बीटा डी ग्लूकोज है, इसको थोड़ा पहले कॉपी मार लेते हैं। कॉपी मारा, यहां पे ले आए। क्या करना है, सिर्फ आपने फोर्थ कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन चेंज करनी है। फोर्थ कार्बन ये है भाई, तो यहां वाला हमने OH उड़ा देना है, यहां वाला H उड़ा देना और उल्टा लिख देना है। यहां पे H और यहां पर OH। बोलो भाई समझ में आया। अब ग्लैक्टोज का हमारा फर्स्ट कार्बन यूज हो रहा है। ग्लैक्टोज का कौन सा यूज हो रहा है, फर्स्ट कार्बन। और ग्लूकोज का कौन सा, फोर्थ कार्बन। और यहां से निकला वाटर, है ना जी, निकला। अब इसको हमने कैसे बनाया, फिर लैक्टोज को कैसे बनाया हमने, हमने इसको यहां से, अब हमें सिर्फ ये पार्ट उड़ा देना है। नहीं ज्यादा उड़ गया, और भी ज्यादा उड़ गया, चलो अच्छा हो गया। अब देखो भाई, बेसिकली क्या हुआ, ये ऊपर रह गया O और यहां से, यानी यहां पे इस तरह का बॉन्ड बना। ठीक है जी, एक OH ऊपर, एक OH नीचे, तो ऐसे को क्या बोलते हैं, बीटा लिंकेज। तो इसमें कौन सी लिंकेज हुई, बीटा लिंकेज हुई, 1,4 बीटा लिंकेज हुई। तो 1,4 लिंकेज है भाई इसमें, जिसमें ग्लैक्टोज का कौन सा, फर्स्ट कार्बन, ग्लूकोज का कौन सा, फोर्थ कार्बन, उसमें आपस में बॉन्ड बना, ये लैक्टोज का स्ट्रक्चर बन गया। अब मेरे को फटाफट से चीख चीख के बता दो, क्या ये यूनिट, जो ग्लैक्टोज का यूनिट है यहां पर, क्या ये रिड्यूसिंग है, ये कैसा है। तो क्या इसको लिख सकता हूं, नॉन रिड्यूसिंग गैलेक्टोस यूनिट, नॉन रिड्यूसिंग गैलेक्टोस यूनिट।
और इधर बोलो, इधर क्या लिखूंगा मैं? रिड्यूसिंग है ना भाई, तो रिड्यूसिंग ग्लूकोज यूनिट, रिड्यूसिंग ग्लूकोज यूनिट। इस वजह से नेट में जो लैक्टोस है वो कैसा हो गया? रिड्यूसिंग हो गया बच्चों, क्योंकि ग्लूकोज यूनिट रिड्यूसिंग था इसलिए रिड्यूसिंग हो गया। लैक्टोज को अपन लोग मिल्क शुगर के नाम से जानते हैं, ठीक है जी। ये सबसे लेस स्वीट शुगर होती है, लीस्ट स्वीट, है ना। दूध पीते हो तो क्या मीठा लगता है? लीस्ट स्वीट, इसकी स्वीटनेस सबसे कम होती है ऑन द स्वीटनिंग इंडेक्स ऑफ शुगर्स। शुगर्स के स्वीटनिंग इंडेक्स पे सबसे कम लैक्टोस, लीस्ट स्वीटेस्ट शुगर हो गई, मिल्क में पाई जाती भाई, इसलिए इसको मिल्क शुगर बोलते हैं। ठीक, तो बोलो बेटा, क्या आपको सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज तीनों बातें समझ में आई? कोई दिक्कत तो नहीं बेटा इसमें? एक बार रिवाइज करवा दूं क्या? क्योंकि क्या होता है, गड़बड़ हो जाती है अदरवाइज यार, और इस पे क्वेश्चन तो आना ही है। हाँ जी जनाब, हाँ जी बिल्कुल, ना के भी आ सकते हो। देखो बेटे, हमने पहले बोला सुक्रोज, सुक्रोज में कौन सी दो? अल्फा डी ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज, लिंकेज 1-2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, इसमें दोनों पार्ट नॉन रिड्यूसिंग, इसलिए ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर। बोलो क्लियर? आगे चलते हैं। आगे हमने ये पढ़ा कि भैया हमारे पास दूसरा था माल्टोस। माल्टोस दो मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज के दो मॉलिक्यूल आपस में जुड़े, और लिंकेज कौन सी? 1,4 अल्फा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ठीक, ये इसका फिशर और ये इसका हावर्थ, ये हावर्थ प्रोजेक्शन, वो फिशर प्रोजेक्शन। क्लियर? इसमें एक नॉन रिड्यूसिंग यूनिट और दूसरा रिड्यूसिंग यूनिट, दोनों ही ग्लूकोज है। 1,4 लिंकेज है, अल्फा लिंकेज है। रही बात लैक्टोस, लैक्टोस में हमारे पास क्या आ गया बेटा जी? ग्लैक्टोस का कौन सा पार्ट यूज हो रहा है? ग्लैक्टोस का बीटा, और बीटा डी ग्लैक्टोस और बीटा डी ग्लूकोज, ये दोनों चीजें यूज हो रही हैं। लिंकेज कौन सी? 1,4 लिंकेज। अगर बेटे आपको इसका मान लो फिशर ही बनाना पड़ जाए तो आप यहां से लोगे ना इसको, ठीक, OH यहां से निकालोगे, OH यहां से निकालोगे और इसके 4th कार्बन का H निकाल लोगे भाई, और ऐसे ही बॉन्ड यहां पे शो कर देना। बोलो क्लियर? ठीक, ये इसका, इसमें ग्लैक्टोज पार्ट कैसा होता है? नॉन रिड्यूसिंग। ग्लूकोज पार्ट कैसा होता है? रिड्यूसिंग। इसलिए लैक्टोज कैसी होती है? रिड्यूसिंग। तो मोनोसेक्राइड समझ में आ गया? कोई दिक्कत? आगे चल सकते हैं। ठीक, ये तो था बेटा ग्लूकोज क्या, ग्लैक्टोज क्या, फ्रक्टोज क्या, ये सब हमने डिस्कस कर लिया। अब हम डिस्कस करेंगे पॉलीसैकेराइड्स। पॉलीसैकेराइड्स बेटा मैंने आपको बताया था पॉलीसैकेराइड क्या होते हैं? जिसमें 10 से ज्यादा मोनोसैकेराइड यूनिट्स ज्वाइन करते हैं। ठीक, मोर देन 10 मोनोसैकेराइड यूनिट्स, मोनोसैकेराइड यूनिट्स ज्वाइंस टू फॉर्म अ पॉलीसैकेराइड। बेटे जो हमारे पास ओलिगोसैकेराइड होते हैं या जो हमारे पास व्हाट यू कैन से मोनोसैकेराइड होते हैं, वो सारे के सारे कैसे होते हैं बेटा? क्रिस्टलाइन। कैसे होते हैं? क्रिस्टलाइन। लेकिन पॉलीसैकेराइड एक तो अमॉर्फस होते हैं, अमॉर्फस होते हैं, और दूसरी बात बेटे ये स्वीट नहीं होते, नॉट स्वीट इन टेस्ट, नॉट स्वीट इन टेस्ट। आलू चबा जाओ स्वीट लगेगा क्या? ठीक, इसलिए यहां जो सैकराइड, सैकराइड का एक्चुअली मतलब क्या होता है? शुगर। यहां पे ना सैकराइड एक मिसनोमर टर्म है। कैसी है? मिसनोमर। मिसनोमर यानी जिसका कोई मतलब नहीं होता है ना। जैसे मान लो कोई दीपक है तो क्या क्लास में जलेगा? है भाई, किसी का नाम दीपक है तो क्या क्लास में जलेगा? दीपक उसका नाम एक मिसनोमर टर्म है हमारे लिए, है ना। ठीक,
तो ऐसे ये मिजनोमर टर्म है सैकराइड, ठीक, क्योंकि ये स्वीट नहीं है, अमॉर्फस है। सैकराइड उन्हीं को बोलते बेटा जो स्वीट इन टेस्ट होते हैं और क्रिस्टलाइन होते हैं। बट क्योंकि हमारे पास यही पॉलीमर मोनोसैकराइड्स के ही हैं, इसलिए हम इसको पॉलीसैकराइड बोल देते हैं। इसमें सबसे पहला एग्जाम्पल हमारे पास आ जाता है बेटा, जिसको प्यार से हम बचपन से पढ़ते आए हैं, कहते स्टार्च। स्टार्च, स्टार्च को कई लोग अमाइलम के नाम से जानते हैं, ठीक। इट इज रिजर्व फूड मटेरियल्स, रिजर्व फूड मटेरियल ऑफ प्लांट्स। क्यों जी, प्लांट्स का रिजर्व फूड मटेरियल है बच्चों, ठीक। जैसे ट्यूबर्स के अंदर, ठीक, या बल्ब्स के अंदर स्टोर होता है, ठीक, जड़ों के अंदर स्टोर होता है, या फ्रूट्स के अंदर स्टोर होता है, ठीक, वो स्टार्च ही तो होता है ना। आलू के अंदर स्टार्च है, कद्दू के अंदर स्टार्च है, ठीक, जो भी फल होते हैं उसके अंदर काफी हद तक स्टार्च रहता है। तो स्टार्च जो है अमाइलम रिजर्व फूड मटेरियल ऑफ प्लांट्स होता है बेटा, ठीक। स्टार्च ग्लूकोज का पॉलीमर है। किसका पॉलीमर है? ग्लूकोज का, पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज यूनिट्स, पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज, ये ग्लूकोज का पॉलीमर होता है बेटा, ठीक। और अल्फा ग्लूकोज, सारे कौन से यूज होते हैं? अल्फा डी ग्लूकोज का पॉलीमर रहता है बेटा। स्टार्च के दो पार्ट होते हैं बच्चों, ठीक। ये दो पार्ट कौन से स्टार्च के? एक पार्ट जिसको हम बोलते हैं अमाइलोस, ठीक, और दूसरा पार्ट जिसको हम बोल देते हैं अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोपेक्टिन, देखो बेटे, जो अमाइलोस है ये स्ट्रेट चेन होता है, स्ट्रेट चेन पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज, स्ट्रेट चेन पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज, ठीक। जबकि अमाइलोपेक्टिन ब्रांच्ड पार्ट होता है, ये ब्रांच्ड पार्ट है, ब्रांच्ड चेन, ठीक है जी। बेटा किसी भी स्टार्च में लगभग 20% अमाइलोस होता है और लगभग 80% आपके पास अमाइलोपेक्टिन होता है। अमाइलोस जो होता है ये वाटर सॉल्युबल पार्ट होता है, वाटर सॉल्युबल पार्ट होता है, ठीक है जी। जबकि अमाइलोपेक्टिन इज नॉट वाटर सॉल्युबल, ये वाटर सॉल्युबल नहीं होता। इसीलिए हम बोलते कभी भी सब्जियां काट के नहीं धोनी चाहिए, क्योंकि अगर हम सब्जियां काट के धोएंगे तो उसका अमाइलोस पोर्शन जो कि वाटर सॉल्युबल है, वाटर के साथ ही बाहर आ जाएगा, तो खाने की न्यूट्रिशनल वैल्यू क्या हो गई? कम हो गई। इसलिए जैसे आलू आलू काट के नहीं धोना चाहिए ना भाई, पहले धो लो उसको काटने से पहले, है ना। ऊपर की मिट्टी उतारनी होती है, वो पहले आप धो लो, उसके बाद काटो। नहीं तो क्या होगा, जब तक उसका पील ऊपर है तब तक उसका स्टार्च का अमाइलोस पोर्शन बाहर नहीं जाएगा, लेकिन जब आप पील उतार देते हो तो अमाइलोस पोर्शन बाहर निकल जाता है बच्चे। बात समझ में आई कि नहीं? तो एक बात, ये वाटर सॉल्युबल है और ये वाटर इनसॉल्युबल है। इसमें बेटे हमारे पास सिर्फ 1,4 अल्फा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज हुआ करती है, 1,4 अल्फा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अब तो बनानी आती है 1,4 अल्फा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज की नहीं? हाँ जी, मैं बना के दिखा दूंगा अभी। 1,4 अल्फा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, जबकि अमाइलोपेक्टिन में बेटा इन एडिशन टू 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, वो तो होनी है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज 1,4 तो होनी है, उससे तो एक लीनियर चेन बन जाएगी। क्या बन जाएगी? लीनियर चेन। पर ब्रांचिंग कहां पे होती है? जब 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज हो जाती है, इन एडिशन टू 1,4 देयर इज 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, अल्फा लिंकेज ही होता है वो भी, समझ में आई बात? पर उससे ब्रांचिंग हो जाती है, दैट गिव राइज टू ब्रांच, ठीक। और इसीलिए ब्रांचिंग होती है इसमें 1,6 की वजह से। जैसे प्यारे बच्चों आगे चले, जैसे मान लो मैं एक साइड, हाँ जी बिल्कुल, जल्दी कर लो, फिर मैं जब तक नकल भी मार लेता हूं, फटाफट कर लो।
हो गया जी। अब ध्यान देते रहना, थोड़ा समझ में आ जाएगा। पहले अपन अल्फा ग्लूकोज बनाएंगे, ठीक, और अब सिर्फ हावर्थ प्रोजेक्शन के बारे में देखते हैं। ठीक, अल्फा ग्लूकोज, पहले अमाइलोज बना रहा हूं यहां पे, अमाइलोज। अमाइलोज मेरे साथ कोशिश करो कि तुम भी बनाओ, क्योंकि अब तुम्हें आना चाहिए अल्फा 1,4 लिंकेज कैसे होनी चाहिए। ठीक, ठीक है, क्लियर। अब इसी को थोड़ा कॉपी वॉपी कर लेता हूं। 1 2, ठीक है ना, 3 का बहुत बहुत है, यूनिट है ना। ठीक, अब समझ लो, अल्फा था अल्फा, है ना, और कौन सी लिंकेज थी, 1,4। ठीक, तो अल्फा 1,4 यानी अल्फा में OH यहां नीचे होना था, और इसमें भी OH फोर्थ पे होता ही कहां है, नीचे। तो क्या यहां पे बॉन्ड बनता बेटा ये वाला, ये 1,4 लिंकेज होती। समझ में आया। ऐसे ही यहां पे ये फर्स्ट कार्बन और ये फोर्थ कार्बन, यहां पे लिंकेज होती, ये भी फोर्थ कार्बन था, ये आगे लिंकेज करता। ठीक, और ये फर्स्ट कार्बन था, ये आगे लिंकेज करता। ठीक है जी, बाकी अपनी जगह पे लगा दें अपन। हमें पता है कि यहां पे क्या होगा, OH, यहां पे क्या होगा, H, यहां पे OH, यहां पे H, यहां H, यहां CH2OH, और यहां पे H। बन गया जी। बेटे सेकंड कार्बन का OH ग्लूकोज में कहां होता है, राइट पे। ठीक, अगला लेफ्ट पे, फिर राइट पे CH2OH। ठीक है जी, समझ में आ रहा है कुछ। ठीक, यहां तो H है ही है, यहां पे OH H, OH H, CH2OH और H। ठीक है प्यारे बच्चों, समझ में आ रहा है कैसे बन रहा है हमारे पास। ठीक, इस तरह की लिंकेज हमारे पास चलती चली जा रही है, चलती चली जा रही है, चलती चली जा रही है। तो ये आपके पास कौन सा पोर्शन हो गया, अमाइलोज पोर्शन। एक लीनियर लिंकेज है, 1,4 अमाइलोज में 1,4 अल्फा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज रहेगी ग्लूकोज के बीच में। ठीक है जी। अब ऐसा करता हूं, एक चीज जो मैं बहुत अच्छी करता होता हूं, पता है तुम्हारे को, इसको करते कॉपी अपन, है ना। अल्फा में सेकंड वाले में OH नीचे होता है, राइट को नहीं होता है। हेलो हेलो, ठीक तो है, ख्वाई थी सिर्फ दवाई दुई। ठीक, अभी देखते जाना बच्चों। बस आपने यही बनाना है ना, एक चेन ऊपर को रन कर रही है, एक चेन नीचे को रन कर रही, यही वाली। ठीक, 1,4 लिंकेज बनानी तो आती है। अब मुझे तुम्हें क्या सिखाना है, 1,6 लिंकेज जिससे ब्रांचिंग हो। तो कैसे बनाऊंगा मैं, हाँ जी, अमाइलोपेक्टिन का। नाउ दिस इज अमाइलोज एंड दिस वन इज अमाइलोपेक्टिन। अभी अमाइलोपेक्टिन का स्ट्रक्चर बना रहा हूं बेटा मैं, अमाइलोपेक्टिन। बोलते सर तुम आपके मजे हैं, आपको सिर्फ कॉपी करना है।
हमारे को ड्रॉ करना है। अरे कुछ नहीं है यार, देखो इधर ध्यान दो, यहां पे OH फर्स्ट कार्बन का, और ये देखो OH सिक्स्थ कार्बन का, है कि नहीं, है कि नहीं? तो क्या करना है, यहां से निकालना है। वाटर, क्या निकाल दिए, वाटर। ये वाला H और ये वाला OH, यहां फर्स्ट कार्बन का OH है कि नहीं, और यहां सिक्स्थ कार्बन का OH, इसको आपस में जोड़ा अपन ने, ठीक है जी। और इस वजह से मैं इस वाले पोर्शन को यहां से उड़ा देता हूं, उड़ी उड़ी, उड़ी उड़ी, ठीक, इसको भी उड़ा ही देते हैं, नहीं नहीं। अब ये फर्स्ट कार्बन का जो O था बेटा जी, और नीचे वाले कार्बन का CH2OH जो था बेटे, उसमें 1/6 लिंकेज हो गई कि नहीं? ये फर्स्ट कार्बन, ये 1/6 अल्फा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज हो गई। अरे बोलो समझ में आया कि नहीं? ठीक, तो ये 1/6 लिंकेज हो गई सिक्स कार्बन और फर्स्ट कार्बन के बीच में। वैसे 1/4 चली जा रही थी, 1/4 चलती रहेगी तो कैसे बनेगा, लीनियर चेन। पर जहां पे 1/6 आ जाएगी वहां पे क्या हो जाएगी, ब्रांचिंग। ऐसे ये आगे इधर भी, ये इधर भी, ऐसे ब्रांचिंग बीच में, जहां पे 1/6 में बन गया बॉन्ड वहां ब्रांचिंग हो गई, और बाकी सारी जगह पे 1/4 स्ट्रेट चेन चलता चल जाएगा। ये अमाइलोपेक्टिन और अमाइलोस पोर्शन हो गया। बेटा बोलो फटाफट से समझ में आया कि नहीं? कोई दिक्कत इसमें फटाफट बता दो अगर कोई प्रॉब्लम है तो। ठीक, तो जो आपके पास इस तरह से करके अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन, इसमें जैसे अमाइलोज में 200 से लेकर 1000 ग्लूकोज मॉलिक्यूल, 200 से लेके 1000 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स आपस में ज्वाइन करते टू फॉर्म अमाइलोज, एंड इट इज ब्रांच्ड वन। ठीक, इसमें और भी ज्यादा आपस में ग्लूकोज क्या करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे, ज्यादा ब्रांचिंग हो जाएगी। तो आपने देखा ये स्ट्रेट चेन है, ये स्ट्रेट चेन है बच्चों, और ये ब्रांच्ड है, अमाइलोपेक्टिन पोर्शन ब्रांच्ड है। बोलो बच्चे समझ में आ जाता है कि नहीं आता है? ठीक, वाटर सॉल्यूबल है। उम्मीद करता हूं आपको सारा पता चल गया कि कैसे कैसे होता है भाई ये। हाँ जी, तो ये स्टार्च का पार्ट हो गया। अब स्टार्च में अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन। बेटे एक बात तो मैं बता देना चाहूंगा, कहते स्टार्च जो है ना ब्लू कलर देता है। स्टार्च क्या देता है, ब्लू कलर देता है विद आयोडीन। ये टेस्ट होता है, उसमें कौन सा पोर्शन पार्टिसिपेट करता है बेटा, अमाइलोज। अमाइलोज उसके साथ इंक्लूजन कॉम्प्लेक्स बनाता है। क्या बनाता है, आयोडीन के साथ इंक्लूजन कॉम्प्लेक्स, यानी आयोडीन मॉलिक्यूल इसके अंदर फंसे रह जाएंगे। तो इट फॉर्म्स इंक्लूजन कॉम्प्लेक्स ऑफ आयोडीन दैट मेक्स स्टार सॉल्यूशन ब्लू। तो अगर ब्लू कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल वो अमाइलोज पोर्शन है। एनी डाउट्स? ठीक, तो मैं उम्मीद करता हूं आपको ये अच्छे समझ में आ गया कि ग्लूकोज कैसा होता है। अब रही बात दूसरा पॉलीसेकेराइड। ठीक बेटा, ग्लाइकोजन। दूसरा पॉलीसेकेराइड ग्लाइकोजन। अब ग्लाइकोजन जो होता है इसको एनिमल स्टार्च बोलते हो भाई, एनिमल स्टार्च बोल देते हो। क्यों भैया? क्योंकि दिस इज रिजर्व फूड मटेरियल, रिजर्व फूड मटेरियल ऑफ एनिमल्स। ठीक, ग्लाइकोजन कहां स्टोर होता है भाई, हमारे लिवर में, है ना। ग्लाइकोजन कहां स्टोर होता है, लिवर में। ये रिजर्व फूड मटेरियल है, मेरे पास कुछ ज्यादा है, ठीक, तो काफी दिनों के लिए मैं बच सकता हूं भाई, है ना। जब आप फास्ट फूड रखते हो, कुछ खाते नहीं हो, तो एनर्जी कहां से आती है, लिवर से। ये ग्लाइकोजन टूटता है और उससे ग्लूकोज। नाउ ग्लाइकोजन is again polymer, branched polymer, branched
पॉलीमर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज having same structure as अमाइलोपेक्टिन। जैसे अमाइलोपेक्टिन का स्ट्रक्चर था ना भाई, ठीक, ग्लाइकोजन का बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर होता है, बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर। फर्क सिर्फ क्या है, ये थोड़ा छोटे होते यूनिट्स। दीज आर स्मॉलर यूनिट्स, स्मॉलर चेन्स, स्मॉलर मॉलिक्यूल है बेटा। अमाइलोपेक्टिन बहुत ही बड़ा होता है, इसमें 25 से ऑनवर्ड थोड़े बहुत ग्लूकोज मॉलिक्यूल ज्वाइन करते हैं, स्मॉलर होता है ये। समझ में आई बेटा बात? इसमें फर्क सिर्फ इतना है कि जैसे ग्लाइकोजन है ये थोड़ा छोटा होता है भाई, ठीक, 25 से ऑनवर्ड 100 यूनिट्स 150 यूनिट ऐसे ज्वाइन करते हैं, इससे ज्यादा नहीं। और स्टार्च में तो आपको 2-2 हजार यूनिट भी ज्वाइन कर जाते हैं बेटा। तो यहाँ पे क्या है हमारे पास 25 से 100 मॉलिक्यूल, 150 मॉलिक्यूल आपस में ज्वाइन करेंगे, लिंकेज, क्योंकि स्ट्रक्चर अमाइलोपेक्टिन है तो अमाइलोपेक्टिन में 1,4,1,6 लिंकेज, 1,4,1,6 लिंकेज। कोई दिक्कत? बात समझ में आती है? आगे चल सकते हैं अपन, ठीक। अब आ जाओ बेटा, लास्ट तरह का पॉलीसेकेराइड जो हमें पढ़ना है वो है सेल्यूलोज। लास्ट तरह का पॉलीसेकेराइड हमारे पास क्या है? सेल्यूलोज। बेटा सेल्यूलोज इज स्ट्रक्चरल मटेरियल ऑफ प्लांट्स। प्लांट का जो स्ट्रक्चर का मेन पार्ट है वो किससे बनता है? सेल्यूलोज से बनता है बेटा, ठीक। ये बीटा डी ग्लूकोज जो होता है, बीटा डी ग्लूकोज, उसका पॉलीमर होता है। इट इज पॉलीमर ऑफ बीटा डी ग्लूकोज, जिसमें 1,4 बीटा लिंकेज होती है। कैसी? 1,4 बीटा लिंकेज। क्या इसका स्ट्रक्चर सोच सकते हो? 1,4 बीटा लिंकेज का मतलब क्या हुआ? क्या मतलब हुआ कि ये हमने एक मॉलिक्यूल लेना था ग्लूकोज का, सुंदर नहीं बना मेरे से। ये एक ले लिया भैया, और उसके बाद अपनी पुरानी काम पे आ जाऊंगा मैं। ये मस्त है। रुक जाओ, इस सारे को उठाते हैं, थोड़ा नीचे कर देते हैं। अब देखो प्यारे बच्चों, अभी भी थोड़ा गड़बड़ है। अब देखना प्यारे बच्चों, आप बोल रहे बीटा, क्या बोल रहे हो? बीटा। तो पहले तो बीटा ग्लूकोज बनाने की कोशिश करो। कैसे बनाओगे बीटा ग्लूकोज भाई? बीटा ग्लूकोज में OH जो होगा लेफ्ट साइड यानी ऊपर होगा, यानी ये वाला OH ऊपर होगा, बाकी बना लोगे खुद। और ये फर्स्ट कार्बन हो गया, फोर्थ कार्बन कौन सा होगा? अगर ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो बेटा इसका OH नीचे होता है कि नहीं होता है ना? सिमिलरली इसका OH नीचे, इसका OH ऊपर, है ना जी। बाकी अपनी जगह पे है सच। आपने सिर्फ क्या करना है, यहां से वाटर निकालना है, यहां से वाटर निकालना है। तो एक
बिलो द प्लेन ग्रुप था, एक अबव द प्लेन ग्रुप था, है ना भाई। वन इज बिलो द प्लेन, अनदर इज अबव द प्लेन। जब बिलो द प्लेन अबव द प्लेन जुड़ते हैं तो क्या बोलते हैं? बीटा लिंकेज। कौन कौन से कार्बन में है? फर्स्ट में और फोर्थ में। ठीक, तो बेटा सेल्यूलोज स्ट्रक्चर मटेरियल ऑफ प्लांट, पॉलीमर ऑफ बीटा डी ग्लूकोज हैविंग 1,4 बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, जो मैंने आपको बना के दिखाई। बाकी तो अपनी जगह पे ये सारी चीजें कर सकोगे, बाकी स्ट्रक्चर बना सकोगे सेल्यूलोज का। तो ये सेल्यूलोज का स्ट्रक्चर देखो बेटा, सेल्यूलोज हम पचा नहीं सकते क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर बीटा लिंकेज तोड़ने वाला एंजाइम जिसको हम सेल्यूलेज बोलते हैं वो नहीं है। तो हम लोग सेल्यूलोज पचा नहीं सकते, पर हम खाते जरूर है। क्यों? इट इज यूज्ड एज अ रफेज। ये रफेज की तरह यूज होता है। अगर हम ये खाएंगे नहीं तो डाइजेशन नहीं हो पाएगी अच्छे से। ये एज इट इज एक्सक्रीट होता है, बट क्या है? रफेज की तरह, जैसे आटे में चोकर होता है भाई, हमें खाना जरूरी होता है वो। ठीक, मूली के ऊपर, मूली हम क्यों खाते हैं खाने के साथ? मूली की न्यूट्रिशनल वैल्यू 0 है पुत्र। ठीक, अगर आप मूली खाते तो उसका मतलब न्यूट्रिशनल वैल्यू इज 0। ठीक, मम्मी को बोलना पड़ेगा। पर यह है कि भैया वो डाइजेशन में हेल्प करती है। मम्मा बोलेगी वो डाइजेशन में हेल्प करती है। इट इज रफेज ऑफ योर फूड। ठीक, ये फूड का रफेज है बच्चे, समझ में आई बात? तो ये इसको रफेज की तरह खाते हैं। ठीक, ऐसे हम पचा नहीं सकते। हाँ, एक स्पेशल तरह के कैटल्स होते हैं जिनको बोलते हैं रूमिनेंट कैटल्स, है ना। बकरी, भेड़, गाय, भैंस, है ना। आप देखते हैं बेले बैठ के जुगाली कर रहे होते हैं ना भाई। वो बेले बैठ के जुगाली क्यों करते हैं मालूम? क्या होता है कि पहले वो जब उनको छोड़ो ना आप चारे के ऊपर, वो टूट के पड़ जाएंगे, उसमें सारा चारा धड़ा धड़ अंदर। उसको चबाते नहीं है वो, ज्यादा इतना टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, पहले खाने का काम करते हैं सीधे अंदर। उनके अंदर एक स्पेशल स्टमक के अंदर पार्ट होता है जिसको बोलते हैं र्यूमन, इसलिए उनको रूमिनेंट कैटल्स बोलते हैं बेटा। एक स्पेसिफिक पार्ट होता है स्टमक में जो हमारे में नहीं है, र्यूमन, उसमें सेल्यूलेज करके एंजाइम होता है। अब क्या, उन्होंने सीधे घास अंदर, ठीक, सारा का सारा र्यूमन में चला गया। र्यूमन में उसके ऊपर सेल्यूलेज ने एक्ट किया तो सेल्यूलोज को तोड़ा। अब सेल्यूलोज तोड़ने के बाद उसका उस र्यूमन के अंदर एक बोल की तरह का स्ट्रक्चर बन जाता है जिसको बोलते हैं बोलस। क्या बोलते हैं? बोलस, जिसको सिंपल भाषा में कड बोल देते हैं। ठीक, तो वो बोलस को दोबारा रीगर्जिटेट करते हैं मुंह में, जब बेले टाइम में होते हैं ना, साइड बैठ के पहले खत्म कर ली खुरली अपनी सारी की सारी, है ना, कोई और ना खा जाए, तो फटाफट से अंदर। ठीक, और फिर बेले बैठ के उसको रीगर्जिटेट किया क्योंकि उसके ऊपर सेल्यूलेज एक्ट कर चुका है। फिर वो उसको चबाते हैं, अमाइलेज फिर एक्ट करता है। ठीक, सेल्यूलेज पहले एक्ट कर चुका है, फिर अमाइलेज एक्ट करता है और फिर उसको पचाते हैं बेटा। समझ में आई? क्लियर हो गया? इसीलिए बेटा जो झाग निकलती ना उनके मुंह से, दैट इज ड्यू टू कड। वो जो सेल्यूलेज एंजाइम लगा उससे सेल्यूलोज की क्या हुई? हाइड्रोलिसिस हुई है बेटा, तो वाटर वगैरह निकलेगा। समझ में आई बात? क्लियर? तो वाटर वगैरह के साथ मिल करके वो टूटेगा और फिर अमाइलेज उसके ऊपर वर्क करेगा, ग्लूकोज यूनिट्स में अलग कर देगा और गाय, भेड़, बकरी हष्ट प्रष्ट, है ना भाई? समझ में आ गई बात? क्लियर? सो ये होता है बेटा रूमिनेंट कैटल। सेल्यूलेज कैसे करते हैं, मतलब हम क्यों नहीं पचा पाते? क्योंकि हमारे पास सेल्यूलेज नाम का एंजाइम नहीं है। तो उम्मीद करता हूं आपको कार्बोहाइड्रेट्स पानी की तरह सारे क्लियर हो गए होंगे। आपको मैंने ग्लूकोज से लेकर के सेल्यूलोज तक एक एक चीज को समझाया है, रटवाने की कोशिश नहीं की है। आपको बताया 1,4 लिंकेज कैसे बनानी, अल्फा लिंकेज कैसे बनानी, बीटा लिंकेज कैसे बनानी, 1,2 लिंकेज कैसे, 1,6 लिंकेज कैसे, किसमें कौन सी लिंकेज है, ग्लैक्टोज कैसा होता है, लैक्टोज कैसा होता है। आर यू क्लियर अबाउट दिस? ठीक, अब आ जाओ आगे। अब हम बात करेंगे बेटा जी प्रोटीन्स एंड अमीनो एसिड्स। ठीक है, तो टाइम बचा नहीं है इतना कि मैं अमीनो एसिड अगर शुरू कर दूंगा तो बीच में रह जाएगा। ठीक, तो थोड़ा बहुत हम जरूर कर लेते हैं, थोड़ा 5-10 मिनट है तो। हाँ जी बेटे, फिर वो नेक्स्ट क्लास में खत्म कर देना चाहता हूं ना मैं। तो अमीनो एसिड रह गया, देखो प्रोटीन्स रह गया, अमीनो एसिड रह गए। नहीं, अमीनो एसिड निकाल देता हूं ना,
चलो अगली बार कर लेंगे यार, टेंशन क्यों लेते हो। एक काम करोगे भाई, तुम सिर्फ इतना सा काम कर लोगे, एनसीईआरटी में नहीं होगा, चाहे मैं देखता हूं, एक सेकेंड है बेटा, एक सिर्फ इतना सा काम कर लो, विटामिन जो है ना, विटामिन उसका चार्ट तो पढ़ लोगे। विटामिन ए का नेम क्या है, फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है। ए, जैसे विटामिन ए को रेटिनोल बोलते हैं, ठीक है, वो एक चार्ट बनाया हुआ है एनसीईआरटी में, यार वो पढ़ लो, क्योंकि उसमें मैं कुछ नहीं बता सकता। अगर मेरे को बोलोगे विटामिन ए को रेटिनोल क्यों बोलते हैं, क्यों रेटिना के लिए बहुत फायदेमंद होता है, सभी का ऐसा कुछ नहीं बता सकते ना, ठीक। फिर उसके फंक्शन क्या है, और मैं तुम्हें इतना जरूर बता दूंगा कि नो विटामिन हैज बीन एक्सट्रैक्टेड टिल डेट, दे आर हाइपोथेटिकल कंपाउंड्स, विटामिन आर ऑल हाइपोथेटिकल, ठीक। उसके तरह के कंपाउंड हम लेबोरेटरी में बनाते हैं, जो आप खाते हैं ना बी कॉम्प्लेक्स की गोलियां, वो थॉट ऑफ स्ट्रक्चर है कि अगर विटामिन बी होगा तो ऐसा हो सकता है मॉलिक्यूल। एक्सट्रैक्ट आज तक नहीं हुआ विटामिन, इसलिए तो उसका नाम क्या रखा, वाइटल अमीन्स, विटामिन्स, यानी जो हमारी बॉडी में ही बनते भैया, है ना, जिसको मतलब हम ये कहते हैं यहाँ फिर डाइट में खा रहे हैं, हम अपने आप उसको बना नहीं सकते थे, और उसको एक्सट्रैक्ट भी कभी नहीं कर पाए आज तक। विटामिन्स आर नॉट एक्सट्रैक्टेड, उसके सिंथेटिक सब्स्टिट्यूट हम बनाते हैं। ये थॉट ऑफ स्ट्रक्चर के विटामिन ऐसा होगा। तो बेटा प्लीज विटामिन्स का चार्ट आप एक बार पढ़ के आना, मैं उसमें मोटी मोटी चीजें सारी बता दूंगा दोबारा से, बट उसमें मैं कोई कंसेप्ट नहीं बता सकता हूं, ठीक। अमीनो एसिड में मैं फिर भी कॉन्सेप्ट बताऊंगा तुम्हें, ठीक, या फिर आपके पास इसमें प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर में कुछ कॉन्सेप्ट है वो बताऊंगा, या डीएनए आरएनए के स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा बहुत बता सकता हूं मैं आपको, बट विटामिन में मैं कुछ बता नहीं सकता हूं। वो एज इट इज याद रखना है कि विटामिन ए डी ई के, अडेक, है ना, ये कौन से होते हैं, फैट सॉल्युबल, बाकी वाटर सॉल्युबल। तो इस तरह से कुछ थोड़ा सा पढ़ के आइएगा, बाकी कल अगली बार चैप्टर अपन फिनिश कर देंगे, ठीक। चलिए, थैंक यू। सर व्हेन वी यूज अल्फा और बीटा लिंकेज, हर्षिता बेटा अल्फा लिंकेज तब होती है बच्चे अगर दोनों ग्रुप्स सेम प्लेन में आपस में बॉन्ड करते हो तो अल्फा लिंकेज कहलाती है। अगर दोनों OH ऑपोजिट प्लेन्स में हो, एक अबव द प्लेन एक बिलो द प्लेन, तो उसको बीटा लिंकेज बोलते हैं। बोलो बेटे, समझ में आया? ओके, एनी अदर डाउट्स, किसी भी बच्चे का कोई डाउट? चलो, बड़ा अच्छा पढ़ाता हूं मैं, है ना, कोई डाउट ही नहीं होता, है ना। चलो, थैंक्स अ लॉट बच्चों। बस हर्षिता, इसके बाद वही शुरू कर देंगे, टेंशन नहीं लेने का।